तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रिलेशन में नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हमने जो आपको लास्ट पीरियड में बताया था उसमें रिलेशन के बेसिक कुछ चीज़ें बताई थी जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और आज हम लोग जो है 12th क्लास का जो है रिलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि चैप्टर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, इसके हर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल भी और प्लस साथ में एक्सरसाइज भी। तो इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग जो है आगे जानेंगे बाइनरी रिलेशन। अभी बाइनरी रिलेशन क्या होता है? देखिए, बाई मीन्स होता है 2। तो अगर मान लीजिए किसी सेट ए से सेट ए के ही एलिमेंट्स में हम रिलेशन बनाते हैं, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं 2 सेट लेते हैं, ए और बी, डिफरेंट सेट। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही सेट लिया और सेट ए से सेट ए के ही एलिमेंट्स का अगर आपने रिलेशन बनाया तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए to set A is called binary relation. और इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो सेट ए से सेट ए में ही अगर हम कोई रिलेशन बनाते हैं इस रिलेशन को डिफाइन किया जाता है बाइनरी रिलेशन से। हालांकि देखिए, बाइनरी रिलेशन का आप समझें एनसीईआरटी में इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन साइड बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो बाइनरी रिलेशन के बारे में बात होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है कि आप समझेंगे। अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। काइंड्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए, वैसे तो जैसे हम लोग जो बेसिक अभी पढ़ाएंगे वो मेनली 3 टाइप्स के ही होते हैं बाइनरी रिलेशन। इसके अलावा भी 1-2 और एक्स्ट्रा है तो हम आपको बाद में बता देंगे। इसमें फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसको बहुत बढ़िया समझिएगा। देखिए, रिलेशन फंक्शन बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल समझ लें आप, ये चैप्टर है। इसमें अगर आप ये सोचोगे कि आपको कोई फार्मूला बता दिया, उस फार्मूले के बेसिस पर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। आपको जो इसको बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी को समझना होगा और उसके बाद एक्सरसाइज करते समय आपका बेसिक नॉलेज और प्लस साथ में जो आपको थ्योरी बताई जाएगी उसको आप जब मिक्स करोगे तभी आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा पाओगे, और नहीं तो फिर आपको हर क्वेश्चन के लिए फिर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये फर्स्ट आता है इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, नाम से लग रहा है रिफ्लेक्ट, मतलब किसी भी सेट के ईच एलिमेंट का अगर सेल्फ से ही रिलेशन हो जाए, मतलब किसी सेट पर आप एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करो कि उस रिलेशन से उस सेट के ईच एलिमेंट सेल्फ से ही रिलेटेड हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको देखिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब सेल्फ से इसको रिलेट किया जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फिर से समझ लीजिएगा, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एलिमेंट of set A related to itself by relation R। मतलब किसी सेट ए पर एक ऐसा रिलेशन आप डिफाइन करो कि उस रिलेशन से सेट ए के ईच एलिमेंट सेल्फ से ही रिलेटेड हो,
तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, या ऐसे भी आप कर सकते हो कि इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे दिखाते हैं? सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, इफ ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज, ऐसे आप लिख लें, इफ ए बिलोंग्स टू आर, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर, फॉर ऑल या फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब सेट ए के ईच एलिमेंट, या देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो सेट ए के ईच एलिमेंट का सेल्फ से अगर रिलेशन हो, मतलब ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर, मतलब ए का ए से रिलेशन आर हो, लेकिन किसके लिए? सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए, तब हम लोग ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, इफ सेट ए इज set of all lines lie in Cartesian plane and a relation R is defined in set A as, कैसे डिफाइन किया गया है? A is related to B by relation R, this implies and implied by A is parallel to B. इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख देंगे कि इसका भी यही मतलब हो गया कि A इज पैरेलल टू B। मतलब ये हो गया कि एक सेट A जो है ये क्या है? एक कार्टेशियन प्लेन में लाई करने वाले सभी लाइंस का एक सेट है, ध्यान से समझिएगा। और हमने क्या किया, इस सेट में एक रिलेशन R इस तरह से डिफाइन किया कि अगर हम सेट A के दो लाइन A और B लेते हैं, तो A का B से रिलेशन हम तभी लेंगे जब A इज पैरेलल टू B, मतलब लाइन A लाइन B के पैरेलल हो। तो ये आपको जो है डिफाइन किया गया है और आपको चेक करके बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अब आप इसको कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो आप जानते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या ईच लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इज पैरेलल टू इटसेल्फ? ईच मतलब कोई भी एक छूट गया तो फिर वो समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक भी ना छोड़े, हर एलिमेंट सेल्फ से उस रिलेशन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या किसी कार्टेशियन प्लेन में कोई भी हम लाइन अगर लेते हैं तो क्या वो सेल्फ के पैरेलल होता है? तो सीधी बात है कि इसका जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि देखो आप दो लाइन को पैरेलल कब करते हो? जैसे एक लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरा लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c1, और यहाँ पर क्या हो गया, एक m1 इक्वल टू m2। तो उस केस में देन बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो कैसे आपने पहचाना? अगर दोनों लाइन में x के कोफिशिएंट सेम हो जाए तो ये पैरेलल हो जाता है। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका देखिए इस तरह से होता है कि ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0,
और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू। अब इन दोनों लाइन में अगर आप देखिए तो देखिए केवल ये कांस्टेंट डिफर कर रहा है, x और y के कोफिशिएंट देखिए सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो दो लाइंस के पैरेलल होने के लिए ये जरूरी है कि x और y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, दोनों लाइंस में सेम होने चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये पैरेलल है। तो अब आपने यहाँ पर अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्या ईच लाइन सेल्फ के पैरेलल होता है। तो आप खुद ही सोचो कि जैसे आपने एक लाइन को मान ली, अपने से कोई भी एक लाइन आप जो सपोज करो, उस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या ये लाइन अपने सेल्फ के पैरेलल होगा? तो आप क्या करो, इसी लाइन को ठीक इसके नीचे एक और इक्वेशन लिखो, सेल्फ की इक्वेशन। तो अब आप देखो यहाँ पर दोनों में देखो x और y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। आप इसको भूल जाओ, इससे मतलब नहीं है। आप x और y के कोफिशिएंट को देखिए तो सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी लाइन जो है अपने सेल्फ के पैरेलल होगा ही होगा। अब उसी तरह से जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोई लाइन अपने सेल्फ के परपेंडिकुलर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होता है कि दो लाइंस जो है परपेंडिकुलर कब होते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन हम लिख रहे हैं, इनके कोफिशिएंट को चेंज कर दो, तो px माइनस ay प्लस c डैश इक्वल टू। अब ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के लिए देखिए ये कंडीशन होता है m1 * m2 इक्वल टू -1, मतलब दोनों के जो स्लोप्स हैं या जो ग्रेडियंट है उनका मल्टीप्लिकेशन अगर -1 हो गया तो दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर और या तो फिर इस तरीके से अगर चेक करना है, x और y के कोफिशिएंट देखिए चेंज कर दीजिए। देखिए इसका x का कोफिशिएंट y का है, इसका y का कोफिशिएंट इसका x का है, और y वाले का साइन जो है अपोजिट हो गया, तो ये जो है परपेंडिकुलर। तो आप खुद ही सोचो कि आपसे पूछा जाए कि भाई कोई लाइन क्या सेल्फ के पैरेलल हो सकता है, तो ये लाइन है और सेल्फ इसी लाइन को हमें फिर से ड्रा करना है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल पैरेलल है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि क्या कोई लाइन सेल्फ के परपेंडिकुलर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो ये लाइन अलग होगा और ये लाइन अलग होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों लाइन सिमिलर हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा, आप कैसे लिखोगे इसको, तो लिखोगे वी नो दैट सिंस ईच line in a Cartesian plane is parallel to itself, so this relation is reflexive relation। देखिए कैसे इसको लिखने का तरीका है, since each line in Cartesian plane is parallel to itself, thus given relation is reflexive। तो इसको हम लोग जो सिंबल में कैसे लिखेंगे, सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ऑल लाइंस लाई इन सेट ए इज रिलेटेड टू ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा एक और रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक आप जानते ही होंगे कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या कहीं कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप वहाँ पर सिमेट्रिक वर्ड का बहुत आप यूज देखे होंगे। देखिए ध्यान से, अगर जैसे अगर हम एक पैराबोला हमारे पास है तो y² = 4x, इसका ग्राफ बनाते हो तो देखो कैसे बनता है, ये ग्राफ देखिए आपका कैसे बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो ग्राफ है पैराबोला का, ये x एक्सिस के
एक साइड जैसा है सेम उसी तरह का दूसरे साइड है। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस की जगह पर अगर हम एक प्लेन मिरर रख दें तो उस मिरर में इसका जस्ट जो है ये इमेज बन जाएगा। तो ऐसे ही जो इमेज इस तरह के जो हमारे शेप बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब जैसा एक साइड से रिवर्स कर देने पर भी ठीक उसी की साइड पर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस ग्राफ को अगर फोल्ड कर दें तो ये सीधे इसी पर आकर के ओवरलैप कर जाएगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिए क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जो रिलेशन आर एलिमेंट ए का एलिमेंट बी से अगर आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए तो मतलब वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन को बताना हो तो देखिए ब्रदर ब्रदर वाला जो रिलेशन होता है ये सिमेट्रिक है। कैसे? देखिए अगर राम का ब्रदर अगर मान लीजिए श्याम है तो डेफिनेटली श्याम का ब्रदर भी राम होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर आपने चेंज किया लेकिन रिलेशन सेम रह गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन यही अगर फादर और सन वाला रिलेशन आप बनाते हो तो जैसे इस तरह से होगा कि ए इज फादर ऑफ बी, तो जब जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करोगे बी को पहले और ए को बाद में ले जाओगे तो यहाँ हो जाएगा बी इज सन ऑफ ए। मतलब ऑर्डर चेंज किया तो रिलेशन भी बदल गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या है कि ऑर्डर चेंज किया तो रिलेशन वही रह गया। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A is related to B implies B is also A is related to B by relation R imply B is also related to A by relation R। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, if AB belongs to R this imply BA also belongs to R। तो अब यहीं पर देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया था A is related to B by relation R implies and implied by A is parallel to B, क्या ये जो रिलेशन है क्या सिमेट्रिक है? तो आप देखिए खुद से क्वेश्चन करिए। जैसे मान लीजिए हमने ये दो लाइंस ले लिए और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप ये कहोगे ना कि इफ A is parallel to B then B is also parallel to A। अगर लाइन A लाइन B के पैरेलल है तो क्या B A के पैरेलल नहीं होगा? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो अगर A परपेंडिकुलर B के है तो डेफिनेटली B भी A के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए परपेंडिकुलरिटी वाली जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं था लेकिन सिमेट्रिक है। इफ लाइन A इज परपेंडिकुलर टू लाइन B देन B इज आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन। तो परपेंडिकुलरिटी वाली जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन पैरेलल वाला जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव भी है साथ में सिमेट्रिक भी है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें जब हम लोग लिखेंगे कि इफ A is parallel to B then this implies B is parallel to A। तो यहाँ से आप लिखोगे कि AB belongs to R implies BA belongs to R, so R is reflexive relation, sorry symmetric। सिमेट्रिक रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। रिलेशन को हिंदी में तो आप जान ही रहे हैं संबंध बोला जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए सिमेट्रिक रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, पहले आप सबको अलग अलग अच्छे से समझ लीजिए। तो रिफ्लेक्सिव आप समझ ही गए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेट ए का ईच एलिमेंट अगर रिलेशन आर से सेल्फ से रिलेटेड हो
तो रिलेशन आर को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा कि अगर हम लोग सेट ए के दो एलिमेंट ए और बी लेते हैं, ए अगर बी से रिलेटेड है रिलेशन आर से, तो बी भी ए से रिलेशन आर से ही रिलेटेड होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव वर्ड जो है ये आया हुआ है ट्रांसफर से, मतलब एक से रिलेशन दूसरे पे ट्रांसफर हो गया, तो इसीलिए उसको ट्रांजिटिव वर्ड का हम यूज करते हैं। वो देखिए क्या है उसको समझिए आप। हिंदी में ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग बोलते हैं संक्रमक संबंध। संक्रमक ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए क्या होता है, ए रिलेशन on set A is called transitive if A is related to B by relation R and B is related to C by relation R implies A is also related to C by relation R। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, आप जैसे जनरल लाइफ में बात करिए, अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है, मान लीजिए हम लोग लेते हैं राम लक्ष्मण और मान लीजिए भरत। ये मान लीजिए हमने जो है 3% लिए, इनको मान लीजिए हम ए से दिखा रहे हैं, इनको बी से दिखा रहे हैं, इनको सी से दिखा रहे हैं। तो अब देखिए हम इनमें रिलेशन बना रहे हैं ब्रदर का। गौर करिएगा कि यहाँ आर का क्या मतलब है, आर का मतलब है यहाँ पर ब्रदर, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर इम्प्लाई ए इज ब्रदर ऑफ बी। और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो ब्रदर वाली रिलेशन है क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप जरा सा चेक करिए ध्यान से। देखिए अगर राम के ब्रदर लक्ष्मण है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और लक्ष्मण के भाई ब्रदर जो है अगर मान लीजिए भरत है, तो बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया। तो क्या राम के ब्रदर भरत नहीं होंगे? ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो ये देखें ट्रांसफर हो रहा है, जो रिलेशन राम का लक्ष्मण से है वही रिलेशन लक्ष्मण का भरत से है, तो सेम वही रिलेशन राम का ट्रांसफर हो जा रहा है किस पर, भरत पर। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ह्यूमन बीइंग में ब्रदर वाला जो रिलेशन है, मेन में जो ब्रदर का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। इस तरह से सिस्टर वाला भी होगा, जैसे 3 सिस्टर्स हैं, ए की सिस्टर अगर बी है, बी की सिस्टर सी है, तो डेफिनेटली ए की सिस्टर भी जो है वो सी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऐसे रिलेशन जिसमें कि ए बी बिलोंग्स टू, मतलब जो रिलेशन ए का बी से है अगर वही रिलेशन बी का सी से हो, तो ए का सी से भी अगर वही रिलेशन आ जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जरा सा चेक किया जाए कि कार्टेशियन प्लेन में जो लाइंस वाला जो सेट था ए, उसमें रिलेशन पैरेलल वाला जो पैरेललिज्म वाला जो रिलेशन था, क्या वो ट्रांजिटिव है? तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 लाइंस हैं, एक लाइन ए है, दूसरा लाइन बी है, तीसरा लाइन सी है। तो अगर लाइन ए लाइन बी के पैरेलल है और लाइन बी लाइन सी के पैरेलल है, तो डेफिनेटली लाइन ए लाइन सी के पैरेलल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी है। मतलब पैरेलल वाला जो रिलेशन है लाइंस में वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसके बाद एक और रिलेशन डिफाइन किया जाता है कि इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब कोई एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको याद रखिएगा। और इसी पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है कि कोई रिलेशन डिफाइन कर देगा, बोलेगा प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसका हम लोग प्रैक्टिस जो है करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हुआ आपको कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और साथ में सिमेट्रिक भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। A relation, equivalence relation, a relation R on set A is called equivalence relation if first R is reflexive, second R is symmetric, और third R is transitive। एक रिलेशन जो है सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है अगर R जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और साथ में क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। ये चीज ध्यान रखेंगे। और अभी जो हमने बताया कि एक कार्टेशियन प्लेन में अगर आपने लाइंस का एक सेट लिया हुआ है ए, तो उस पर अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जो रिलेशन होती है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर वाली अगर रिलेशन हम लोग लेते हैं कि A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R इम्प्लाइज A इज परपेंडिकुलर टू B, तो ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन सेल्फ के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक तो होगा क्योंकि अगर लाइन A लाइन B के परपेंडिकुलर है तो लाइन B भी लाइन A के परपेंडिकुलर होगा, तो सिमेट्रिक तो होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों? देखिए, अगर आपने एक लाइन A लिया, इसके परपेंडिकुलर आपने लाइन B लिया, तो A के परपेंडिकुलर B हो गया, और B के परपेंडिकुलर आपने लाइन C ले लिया। देख रहे हैं? तो A और C देखिए पैरेलल हो गए, जबकि होना क्या चाहिए था, अगर A B के परपेंडिकुलर है और B C के परपेंडिकुलर है, तो इसके हेल्प से ये मिलना चाहिए था कि A C के परपेंडिकुलर है, तब वो ट्रांजिटिव होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि A इज परपेंडिकुलर टू B एंड B इज परपेंडिकुलर टू C, तो दिस इंप्लाइज A इज पैरेलल टू C, तो इसलिए जो है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए परपेंडिकुलर वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है, मतलब परपेंडिकुलर वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जो 4 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसको प्रूव करते हैं। ए रिलेशन R on set Z। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिफाइंड एज A is related to B by relation R implies and implied by A minus B is divisible by 3. तो prove that relation R is equivalence relation। प्रूव करिए कि जो है R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी देखिए कैसे चेक होगी। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि जैसे इंटीजर्स में आप जानते हो सेट ऑफ इंटीजर,
सेट ऑफ इंटीजर में जैसे आ गया आपका -3 -2 -1 0, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर और प्लस साथ में जीरो को इंक्लूड करके इंटीजर हम लोग बोलते हैं। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि इस ये जो सेट है इसमें से देखिए a-b है ना, तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब सेल्फ से सेल्फ का रिलेशन होना चाहिए, मतलब a-a। तो आप देखो इस सेट का कोई भी एक इंटीजर हो, तुम कोई भी इंटीजर हो और उस इंटीजर को सेल्फ से अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो जीरो आएगा कि नहीं। देखो -3, इसमें से -3 को सब्ट्रैक्ट करो तो -3 और -3 मतलब +3 हो गया, तो -3 + 3 0 हो गया। तो किसी भी आप इंटीजर को लोगे और अगर सेल्फ से अगर आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। और 0 आप जानते हो कि किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि किसी भी इंटीजर में से अगर सेल्फ उसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो आएगा वो 0, और 0 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंस for all a belongs to z, a minus a is equal to 0, which is divisible by 3. It means for all a belongs to z, a belongs to r, so R is reflexive। अब चेक करते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में आते हैं, लेट a b belongs to z। हमने इस इंटीजर के सेट में 2 एलिमेंट ले लिए, मतलब a b कोई 2 इंटीजर है। अब जो है एक ए बी बिलोंग्स टू y, अगर ए बी जो है इस रिलेशन में है, अगर मान लीजिए, तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। मतलब हमने सपोज किया कि इसमें से जो है कोई 2 इंटीजर हमने लिया और वो दोनों इंटीजर सेल्फ मतलब रिलेशन r से रिलेटेड है। कहने का मतलब देखिए हम एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं। देखो अगर आप 2 में से 1 को -1 को माइनस करो तो क्या आएगा, 2, यहाँ से देखिए 2 -1 तो यह जाएगा 3, और 3 से डिविजिबल है। तो इसी तरह का हमने 2 एलिमेंट लिया, मतलब इंटीजर के सेट में से ऐसे 2 एलिमेंट लिए जो कि इस रिलेशन से रिलेटेड थे। तो जैसे हमने क्या आपको एग्जाम्पल दिया, आप सपोज करो कि a 2 है और b क्या है माइनस, तो सीधी बात है कि इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया 3, और 3 क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब आप सोचो कि क्या 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो क्या -3 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ ना कि जैसे अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का नेगेटिव भी उससे डिविजिबल होगा। तो सेम वही चीज देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो दिस इम्प्लाइज माइनस a माइनस b इज आल्सो डिविजिबल बाई, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब ये b a है तो आप इसको लिख दोगे, अब देखो इसको इससे कंपेयर कर दो, तो इसका मतलब हो गया कि b a बिलोंग्स टू r। तो देखिए a b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b a बिलोंग्स टू r, thus r इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी को। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस सेट के 2 पेयर हम देखिए ऐसे लोग हैं, जैसे ए बी, ऐसे 2 पेयर लिया जैसे हमने यहाँ लिया था ना कि जब हम a से b को माइनस किए तो ऐसा नंबर आ गया जो 3 से डिविजिबल है। एंड एक और पेयर लेते हैं bc बिलोंग्स टू r, मतलब a b
ए में से बी को माइनस किया तो वो भी 3 से डिविजिबल है, और बी से सी को माइनस किया तो वो भी 3 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मान लीजिए आप लेते हो, जब 2 माइनस माइनस 1 किया तो 3 आ गया। अब आप बी में से सी को माइनस करो तो मतलब -1 लिया, और -1 के साथ पेयर आप बना दो एक और नंबर का कि -1, और आप कर लें सी को 5, तो -1 और -5 करोगे तो -6 आ जाएगा, और वो जो है 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह का पेयर बनाना है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने जो है कंसीडर किया। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग्स टू आर क्या है, इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, और बी सी बिलोंग्स टू आर क्या इंप्लाइज कर रहा है, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए हमको क्या दिमाग लगाना है। अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, बी को इसमें से एलिमिनेट कर देना है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से सोचो कि जैसे 2 माइनस -1 आपने किया तो आ गया 3, और फिर आपने -1 -5 किया तो ये आ गया 6। तो देखो 3 जो है वो तो 3 से डिविजिबल है, और 6 जो है ये भी 3 से डिविजिबल है। तो क्या इन दोनों का सम करोगे तो क्या वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा? भाई 6 + 3 9 आ गया, 9 भी 3 से डिविजिबल। कहने का मतलब कि अगर दो नंबर सेपरेटली किसी नंबर से डिविजिबल हैं तो उन दोनों का सम या उन दोनों का डिफरेंस भी उस नंबर से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो सेम वही चीज देखिए यहाँ अप्लाई होगा, a माइनस बी डिविजिबल बाई 3, b माइनस सी डिविजिबल बाई 3। दिस इंप्लाइज इन दोनों का सम मतलब a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, और इससे ये समझ में आ गया a माइनस सी डिविजिबल बाई 3। तो ये इम्प्लाइज कर दिया कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। 10 आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद लिख दिया जाएगा कि सिंस आर इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक and transitive, thus R is equivalence relation। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया है। अब कभी डिविजिबल 3 है, 3 की जगह 4 दे देगा, 5 दे देगा, 7 देगा, मेथड सबके लिए सेम रहेगा। ये दो तरह से आता है कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 3, या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 3। तो सेम वही चीज है, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब डिविजिबल में चाहे 3 दे, 4 दे, 5 दे, सबके लिए सेम एक मेथड अप्लाई होगा। ये आप कभी हम सॉल्व पेपर उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब आप बोर्ड के एग्जाम में करोगे तो जितने स्टेप, जैसे आपने रिफ्लेक्सिविटी सही प्रूव कर दिया 1 मार्क्स इस पे अलग मिलेगा, इसको आपने सही प्रूव कर दिया तो 1 मार्क्स इस पे अलग मिलेगा, लास्ट वाला आपने सही प्रूव किया तो 2 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना होता है। तो इस तरीके से देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था रिलेशन फंक्शन का, उसकी पूरी थ्योरी हमने आपको आज बता दी है। अब हम लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो अब आप आज हमने जितना बताया उसमें जरा आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट जब हमारा जो है लेक्चर अपलोड होगा तो उस समय आप जब लेक्चर सुनिएगा तो उस समय आप क्या करिएगा, अपनी बुक को अपने साथ रखिएगा, ताकि हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब बताएंगे तो आप साथ में उसको देखते समझते चलिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर से हम एक बार बोलेंगे, रिलेशन फंक्शन जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है कि हमने बता दिया आप उसको अप्लाई करके क्वेश्चन कर लोगे। इसमें जो बेसिक थ्योरी बताई गई है वो ध्यान रखना है, प्लस साथ में आपका जो बेसिक नॉलेज जो 11th में आपने पूरा पढ़ा है, आपके दिमाग में कितनी बातें हैं, उन सबको जब आप कनेक्ट करोगे तभी इसके क्वेश्चन हो पाएंगे।
तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट इस चैप्टर से भागते हैं। लेकिन ये भागना इस समस्या का समाधान नहीं, इसको समझना है, समझेंगे आप तभी जो है आप इसको सही ढंग से कर पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमने जो बताया आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।